आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई साहब और भाभी जेल में है, बस वकील को लेकर वही जा रहा हूँ, तुम भी चलो। क्या जेल में? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भाभी और जेठ जी जेल में कैसे पहुंच गए? वो सब बातें बाद में बताऊंगा हर देवी। मैंने श्रवण को भी फोन कर दिया है, वो भी पहुंच रहा है जमानत करवाने के लिए। हाँ हाँ चलिए हम भी चलते हैं उनसे मिलने। नैना तुम घर का ख्याल रखना, हम आते हैं। अपनों पर मुसीबत आती है तो दिल में डर लगना तो स्वाभाविक हो जाता है। गोपाल के बड़े भाई की जमानत श्रवण ने दे दी और उनको घर ले आए, लेकिन पूरा परिवार इस हादसे से अभी तक सहमा हुआ था। मैंने आज तक कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन आज वहां सारे मोहल्ले वालों के सामने हमें पुलिस पकड़ कर ले गई थी। इतने सालों की कमाई हुई मेहनत मिट्टी में मिल गई। भाभी आप शांत हो जाइए, ये लीजिए पानी पीजिए। ये सब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सबको पुलिस ने क्यों पकड़ा था? यह सब रश्मि की वजह से हुआ है। जब से वो हमारे घर आई थी तब से हमारा जीना ही हराम कर दिया था। हमने उसे इस घर की बहू समझा, लेकिन उसे तो बस हमें परेशान करना था। उसने झूठे इल्जाम लगाए हम पर कि हम उसे परेशान करते हैं, उसे मारते हैं। उसने अपने शरीर पर झूठे निशान बनाए, क्योंकि उसे पता है कि कानून औरतों की ही सुनता है, और उसने इसी बात का फायदा उठाया। बस इतने सालों से हमने अपनी इज्जत और घर को संजो कर रखा था, लेकिन एक पल में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया इस लड़की ने। बहुएं घर को स्वर्ग बनाती है, लेकिन एक गलत लड़की पूरे घर को नर्क बनाकर छोड़ती है। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हम इस मुश्किल से भी निपट लेंगे। गोपाल और उसका परिवार अपने बड़े भाई को सांत्वना दे रहा था, लेकिन जिस पर बीतती है वही दर्द को समझ सकता है। लेकिन इसका प्रभाव हर देवी के मन पर काफी हुआ था, क्योंकि बहू तो उसके घर में भी कभी न कभी आने वाली थी, और यही डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। मैं पूछूंगा नहीं तुम क्या सोच रही हो, क्योंकि मुझे पता है बड़े भैया के घर में हुई वारदात से तुम्हारा मन अशांत होगा। आजकल समय बदल गया है, पहले जैसी मर्यादा, पहले जैसी लाज शर्म, पहले जैसा भाव आजकल किसी भी बहू का अपने सास ससुर के प्रति होता ही नहीं। ऐसे में मन इतना अशांत है, ये सोच सोच कर कि कहीं। हर लड़की ऐसी नहीं होती हर देवी, तुम्हारे मन का डरना लाजमी है, लेकिन इतना सोचो मत। हाँ माँ, भैया के लिए हम ऐसी लड़की लाएंगे जो हमारे घर को बिल्कुल अपने परिवार की तरह समझे। कोशिश तो यही रहेगी हमारी, बाकी जो ईश्वर की मर्जी। इंसान के हाथ में कोशिश करना लिखा होता है, लेकिन वो भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। उसी तरह हम इंसान को पूरी तरह से परख नहीं सकते हैं। कुछ वक्त के बाद हर देवी ने अपने बेटे श्रवण के लिए कई सारी लड़कियां देखने के बाद नीलम को चुना, जिनसे वो कई सारी उम्मीदें लगाए बैठी थी। तुम हर समय इतना क्यों सोचती रहती हो? हर लड़की एक जैसी नहीं होती। हमारा बेटा समझदार है, हम उसके लिए अच्छी लड़की लाएंगे। माँ आप ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हर देवी मुस्कुरा तो देती, लेकिन मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। फिर भी समय के साथ उसने अपने बेटे श्रवण के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। कई रिश्ते आए, कई लड़कियां देखी गई, लेकिन हर देवी को कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी लगती। फिर एक दिन नीलम का रिश्ता आया। नीलम दिखने में सुंदर थी, उसकी बातों में मिठास थी, आवाज धीमी और व्यवहार बहुत सधा हुआ। पहली मुलाकात में उसने हरदेवी के पैर छुए तो हरदेवी का मन जैसे जीत लिया। लड़की तो बहुत संस्कारी लग रही है। हाँ, और घर वाले भी ठीक ही लग रहे हैं। अगर आप सबको पसंद है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। कुछ ही महीनों में श्रवण और नीलम की शादी हो गई। घर में रौनक लौट आई। हरदेवी की आंखों में वो खुशी थी जो शायद हर माँ अपनी बहू के आने पर महसूस करती है। शुरुआती दिनों में नीलम ने सबका दिल जीत लिया। सुबह जल्दी उठना, घर के काम में हाथ बटाना, मीठी मीठी बातें करना, हर किसी का ध्यान रखना। हर देवी को लगता है जैसे भगवान ने उसकी सारी चिंता दूर कर दी है। लेकिन इंसान का असली स्वभाव समय के साथ ही सामने आता है। शादी के लगभग 2 महीने बाद धीरे धीरे नीलम बदलने लगी। नीलम बेटा चाय बना दो श्रवण के लिए। माँ जी मैं अभी उठी हूँ, हर समय काम काम काम, इंसान को आराम भी चाहिए होता है। बेटा मैंने तो बस इसलिए कहा क्योंकि श्रवण को देर हो रही थी। तो आप बना दीजिए ना, वैसे भी आप पूरा दिन करती क्या है। हर देवी कुछ पल चुप रह गई। उसे पहली बार नीलम की आवाज में अपनापन नहीं तिरस्कार महसूस हुआ, लेकिन उसने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा।
धीरे धीरे नीलम का व्यवहार और बदलने लगा। वो हर समय अपने कमरे में रहती, घर वालों के साथ बैठना उसे पसंद नहीं था। अगर कोई रिश्तेदार आ जाता तो वो मजबूरी में 2 मिनट बैठती और फिर अपने कमरे में चली जाती। भाभी जरा चाय बना दीजिए ना। तुम्हारी सहेलियां है, खुद बना लो, मैं कोई होटल चलाने नहीं बैठी हूँ यहाँ। मैंने तो बस प्यार से कहा था। और मैंने भी प्यार से जवाब दिया है। हर चीज की आदत मत डाल लो, खुद का काम खुद करो। अब घर में छोटी मोटी बातों पर तनाव रहने लगा था। श्रवण बीच में फंसता जा रहा था। रात को नीलम अक्सर उससे शिकायतें करती, कभी घर वालों की, कभी श्रवण के काम की। श्रवण समझाने की कोशिश करता, लेकिन नीलम हर बात को गलत दिशा में ले जाती। अब उसने घर के कामों से लगभग दूरी बना ली थी। हरदेवी उम्र होने के बावजूद पूरे घर का काम करती और ऊपर से नीलम के ताने भी सुनती। तुम आराम क्यों नहीं कर लेती? अगर मैं भी बैठ जाऊं तो घर का काम कौन करेगा? नीलम बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना तुम बना लो। अरे मुझे बाहर जाना है, और वैसे भी मैं पूरा दिन रसोई में खड़ी रहकर खाना पकाने वाली औरत नहीं हूँ। उस दिन पहली बार गोपाल को भी एहसास हुआ कि जिस लड़की को उन्होंने इतने अरमानों से इस घर में लाया था, वो इस घर को अपना मानना ही नहीं चाहती। धीरे धीरे नीलम ने श्रवण को भी परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। हम अलग क्यों नहीं रहते? अलग लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे हर समय ये संयुक्त परिवार वाला माहौल पसंद नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। एक तो तुम्हारी आधी कमाई इनके पीछे चली जाती है, और मुझे अपने शौक भी तो पूरे करना है ना। पर माँ पिताजी अकेले पड़ जाएंगे तो क्या पूरी जिंदगी हम उन्हीं के हिसाब से चलते रहे? श्रवण के लिए ये सब आसान नहीं था। उसने कभी अपने परिवार से अलग होने के बारे में सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे ये बातें हरदेवी के कानों तक पहुंच गई। हरदेवी की आंखें भर आई। वो धीरे से वापस अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने पहली बार भगवान से शिकायत की। मैंने कौन सा सुख मांगा था? बस इतना चाहा था कि घर में शांति बनी रहे। समय बीतता गया और घर का माहौल और भारी होता चला गया। अब नीलम छोटी छोटी बातों पर कई दिनों तक मुंह फुलाकर बैठती। अगर कोई उसकी बात न माने तो वो श्रवण से बात करना ही बंद कर देती। श्रवण अंदर से टूटने लगा था। ऑफिस का तनाव अलग और घर की कलह अलग। नीलम, ये लो बहू, खाना खा लो। मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी जिंदगी जीने। मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है। बेटा, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो बता दो। हर बात समझाने की जरूरत नहीं होती माँ जी। आप रखिए अपने घर वाले और अपने बेटे को अपने पास। माँ, उसे जाने दो, यही हम दोनों के लिए सही है। घर अचानक से बहुत शांत हो गया था, लेकिन उस शांति में सुकून नहीं था। एक अजीब खालीपन था। हरदेवी बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहती। उसे उम्मीद थी कि शायद नीलम वापस आएगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या सच में अच्छी बहुएं सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है? खुद को संभालो हरदेवी, अभी हमें श्रवण को भी देखना है। अब मेरा मन ही नहीं करता किसी भी चीज को करने का। नीलम के जाने के बाद उस घर की दीवारें पहले जैसी तो थी, लेकिन उनमें बसने वाली खुशियां कहीं खो गई थी। पहले जहां सुबह चाय की आवाजों के साथ हंसी सुनाई देती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। हरदेवी धीरे धीरे बोलना कम कर चुकी थी। गोपाल अखबार हाथ में लेकर घंटों बैठे रहते, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही होता। और श्रवण, वो तो जैसे भीतर से ही पूरी तरह खाली हो गया था। भैया, कब तक खुद को ऐसे सजा देती रहोगे? मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं हो। पहले वाले भैया कहीं खो गए। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे जख्म दे जाते हैं जो दिखाई नहीं देते। नीलम ने जाते जाते सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा था, उसने उस घर का भरोसा भी तोड़ दिया था। अब हरदेवी किसी भी रिश्ते का नाम सुनते ही घबरा जाती। एक दिन मीरा घर आई। हरदेवी, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? जो होना था हो गया। भाभी, अब डर लगता है। पहले आपके घर का हाल देखा था, फिर अपने घर का। अब बहु शब्द से ही मन कांपने लगता है। लेकिन सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। इस बात को कहने से भी अब डर लगता है भाभी। कुछ बुरे हाथ से डर जरूर पैदा कर सकते हैं, लेकिन विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। हरदेवी के मन का डर तो बना हुआ था, लेकिन श्रवण की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो शायद उसके टूटे हुए दिल को जोड़ सकता था। वीना श्रवण से किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिली थी। दोनों की मुलाकात एक बार हुई, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के बाद भी श्रवण के मन में वीना की सादगी याद रह गई। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी।
विहना बातों में बहुत परिपक्व थी। वो हर विषय पर समझदारी से सोचती थी और सबसे बड़ी बात, वो किसी के बारे में बिना जाने राय नहीं बनाती थी। आपको मेरे पास्ट के बारे में जानकर अजीब नहीं लगा? सबका एक अतीत होता है, इसमें अजीब लगने वाली कोई बात नहीं। आप खुलकर मुझसे बात कर सकते हैं। धीरे धीरे श्रवण को महसूस होने लगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ हर देवी अभी भी डरी हुई थी। जब श्रवण ने विहना के बारे में घर में बताया तो सबसे ज्यादा चिंता हर देवी को ही हुई। बेटा जल्दी फैसला मत लेना। मॉम, मैं इस बार किसी चेहरे से प्रभावित नहीं हूँ, मैं उसे समझ चुका हूँ। शुरुआत में सब अच्छे ही लगते हैं बेटा। विहना अलग है माँ, बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। आप किसी और पर नहीं, मुझ पर तो विश्वास कीजिए। श्रवण और विहना की शादी बहुत सादगी से हुई, न ज्यादा शोर न दिखावा। हर देवी ने इस बार खुद को भावनाओं में बहने नहीं दिया। वो हर कदम पर खुद को यही समझाती रही कि उम्मीद कम रखना ही बेहतर है। लेकिन विहना ने घर में कदम रखते ही कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गृह प्रवेश के बाद जब हर देवी उसे कमरे में ले जाने लगी तो विहना रुक गई। माँ जी, पहले मैं रसोई देख सकती हूँ? अभी बेटा तुम थक गई होगी ना, जाकर आराम कर लो। पहले तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ला देती हूँ। घर की रसोई देखे बिना अपनापन अधूरा लगता है। और आप क्या लाएंगे? अब मैं आ गई हूँ ना, ये मेरा घर है। पता नहीं ये सच में अच्छी है भी या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि उम्मीद टूटने से कितना दुख होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। शादी के अगले दिन सुबह जब हरदेवी की आंख खुली तो बाहर से बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी। वो घबरा कर उठी। उसे लगा कहीं फिर से वही सब न शुरू हो जाए, लेकिन रसोई में पहुंचकर वो कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। विहना चुपचाप चाय बना रही थी। उसके बाल हल्के से बंधे थे और चेहरे पर वही सुकून था। अरे माँ जी, आप उठ गई? मैंने सोचा आज आपको आराम करने दूं। अरे पर तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? घर में सबसे पहले उठने वाले इंसान को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। आज से वो काम हम दोनों मिलकर करेंगे। हम दोनों? ये शब्द हरदेवी के दिल को छू गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। विहना घर के हर काम में हाथ बटाती, लेकिन कभी एहसान नहीं जताती। अगर हरदेवी कुछ कहती तो वो ध्यान से सुनती। अगर गोपाल को दवाई का समय होता तो बिना कहे पानी लेकर पहुंच जाती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर रिश्ते को सम्मान देती थी। कुछ महीनों बाद अशोक और मीरा अपने बेटे तेजस के साथ उसके घर आए। उनके चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। रश्मि अब भी उनके साथ ही रहती थी, लेकिन घर का माहौल आज भी तनाव से भरा था। हरदेवी, तुम्हारा घर कितना बदल गया है। पहले यहाँ भी अजीब सा डर रहता था। ये सब विहना की वजह से हुआ है। उसके आने के बाद मैंने उसे अपनाया नहीं भाभी। सच कहूँ तो मैं तो उसे गैर ही मानती थी, लेकिन उसके अपनेपन ने मुझे और इस घर को फिर से हंसना सिखा दिया। ताई जी, आपका चेहरा कितना उतरा हुआ है। लाइए, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हें तकलीफ होगी। तकलीफ कैसी ताई जी इसमें? इसी बहाने हम सब बैठकर बात भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, तू इतने अपनेपन से कह रही है तो लगा दे। मैं अभी घर का जड़ी बूटियों से बनाया तेल लेकर आती हूँ, उससे आपकी मालिश करूंगी ना तो पूरी थकान उतर जाएगी। आज तक इतने प्यार और हक से मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। विहना है ही ऐसी, किसी को भी अपना बना लेती है। विहना ने मीरा के सर की मालिश नहीं की, उसके दुख दर्द बांट लिए, जिससे उसका मन किसी पत्थर से हल्का हो गया हो। पूरा परिवार बहुत समय बाद हंस रहा था, साथ में खा रहा था। मीरा और अशोक विहना को देखकर मन ही मन एक सुकून महसूस कर रहे थे। शाम को जब अशोक का परिवार वापस जाने लगा तो मीरा दरवाजे पर खड़ी होकर विहना को देख रही थी। अरे ताई जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? और आपकी आंखें भी भर आई है। अब ठीक है ना? क्योंकि हर घर इतना भाग्यशाली नहीं होता बेटा। मीरा ने हरदेवी का हाथ पकड़ा। सच कहूं, आज तुम्हारे घर आकर दिल से एक ही बात निकली, काश हमें भी ऐसी बहू मिली होती। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हरदेवी की आंखें भर आई। उसे वो रात याद आ गई जब नीलम के जाने के बाद उसने भगवान से शिकायत की थी। उसे लगा था कि शायद उसकी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं, लेकिन आज उसी घर में शांति थी, अपनापन था और सबसे बड़ी बात, रिश्तों में सम्मान था। हरदेवी धीरे से विहना के पास गई। बेटा। जी माँ जी। हरदेवी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। तो बहू बनकर नहीं आई, इस घर की टूटी हुई सांसों में जान बनकर आई है। माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है।
बस हम सब प्यार को ढूंढ रहे थे और वही एक दूसरे को बांट रहे हैं। श्रवण की भी आंखें नम हो गई। उसने पहली बार इतने सालों बाद अपने घर को सच में खुश देखा था। उस दिन उसके जहन से पुराने अतीत की सारी कड़वी यादें मिट गई और उसकी जगह विहना के मुस्कुराते हुए चेहरे ने ले ली, जो आने वाले सुनहरे भविष्य की कामना करता था। रात का समय है और परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी आरुषि कहती है, पिताजी आपको पता है मेरे कॉलेज में अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। मैंने उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम भी दिया है पिताजी, पर उस कंपटीशन के लिए मुझे शॉपिंग के लिए कम से कम 25,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। क्या 25,000? आरुषि दिमाग तो ठिकाने में है तुम्हारा? एक फैंसी ड्रेस के लिए 25,000 रुपए? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इतनी मेहनत से पैसे कमाने पड़ते हैं? पिताजी मुझे भी आपसे कुछ कहना था। मेरे दोस्तों ने एक रोड ट्रिप प्लान की है और मैंने उन सबको हाँ कह दिया है। मुझे भी अपनी ट्रिप के लिए कम से कम 15 से 20,000 रुपये चाहिए होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। एक को ड्रेस चाहिए, दूसरे को घूमने के लिए। तुम लोग मुझे इंसान समझते हो या पैसों की मशीन? मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं है। सुरेश गुस्से में अपनी थाली वहीं छोड़ देता है और हाथ धोकर अपने कमरे में चला जाता है। अंकित और आरुषि वहीं टेबल पर सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी है। अरे खाना तो खा लो तुम दोनों। मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे तुम दोनों की मुराद भी पूरी हो जाएगी। सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन माँ? क्या पिताजी मान जाएंगे? पिताजी को छोड़ो, तुम लोग हमेशा की तरह अपनी बुआ जी को फोन लगाओ। उनके पति यानी तुम्हारे फूफा जी तो अब रहे नहीं। उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती है। उनकी शहर में इतनी प्रॉपर्टीज है, किराया आता है, बैंक में भी बहुत पैसा है। उनके खुद के तो बच्चे हैं नहीं, तुम ही उनके सब कुछ हो। अगर वो तुम पर खर्च नहीं करेगी तो और कहाँ खर्च करेगी? ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। बुआ जी तो हमारा चलता फिरता एटीएम है। मैं अभी के अभी उन्हें फोन लगाती हूँ। आरुषि तुरंत अपना फोन निकालती है और बुआ जी को वीडियो कॉल करती है। अरे मेरा बच्चा आरुषि, कैसे? बहुत दिनों बाद बुआ की याद आई? हाँ बुआ जी, क्या बताऊँ, रोज आपकी याद आती है। बस कॉलेज की पढ़ाई और असाइनमेंट में इतनी बिजी हो गई थी कि चाह कर भी फोन नहीं कर पा रही थी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुम लोगों की याद आती रहती है। बता क्या बात है? बुआ जी क्या बताऊँ, कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन है और मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत है, पर पिताजी मना कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तेरी बुआ भी जिंदा है, तू टेंशन मत ले। तू अपना बारकोड भेज मुझे, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच बुआ जी, आप सच में दुनिया की सबसे अच्छी बुआ हैं। बुआ जी मेरी भी सुनिए, इस बार पिताजी मेरी कॉलेज की फीस ही नहीं भर पा रहे हैं। कह रहे हैं अगले महीने देखेंगे, पर अगर मैंने अभी फीस नहीं भरी तो मेरा साल खराब हो जाएगा। अरे मेरे लाडले, तू क्यों रोता है? फीस की क्या बात है, तू भी अपना बारकोड भेज, मैं भी पेमेंट कर देती हूँ। फोन रखने के बाद दोनों अपना अपना बारकोड बुआ जी को भेजते हैं और थोड़ी देर में वो पैसे ट्रांसफर कर देती है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बुआ जी कितनी बेवकूफ है, हम जो भी कहानी सुनाते हैं वो मान लेती है, कभी हम पर शक भी नहीं करती। सच में भैया, बस थोड़ा सा रो दो और एटीएम से पैसे निकल आते हैं। अब मेरी शॉपिंग और आपकी ट्रिप दोनों सॉर्टेड है। कुछ महीने बीत जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है। अंकित, आरुषि और माधुरी लिविंग रूम में बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं। माँ, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का मन है, पर बहुत खर्चा होगा। पिताजी से तो उम्मीद करना बेकार है। एक काम करते हैं, हम तीनों बुआ जी के घर चलते हैं, उन्हें बहुत प्यार दिखाएंगे और फिर उन्हें मना लेंगे कि वो हमें कहीं बाहर घुमाने ले चले। जब वो साथ होंगी तो होटल, खाना, टिकट सब वो ही पे करेंगी। वाह माँ, क्या आइडिया है। बुआ जी तो हमें देखकर वैसे ही निहाल हो जाती हैं। अगले दिन तीनों बुआ जी के घर पहुंच जाते हैं। सुरेश किसी काम की वजह से नहीं जा पाता। जैसे ही बुआ जी दरवाजा खोलती है, आरुषि उनसे लिपट जाती है। बुआ जी, आपकी बहुत याद आ रही थी। अरे वाह, मेरे बच्चे आ गए, आज तो मेरा घर धन्य हो गया है। आओ अंदर, आओ आओ। बुआ जी सच कहूँ तो आपसे ज्यादा प्यार हमें किसी से नहीं है। मेरा कितना ख्याल रखते हो तुम लोग। रुको, मैं रसोई में जाकर तुम लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा बनाकर खिलाती हूँ। अरे नहीं बुआ जी, आप क्यों परेशान होती है, आप थक जाएंगी। हम बाहर से कुछ बढ़िया सा ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, बाहर से मंगा लो, मैं पे कर देती हूँ। 2 दिन तक बुआ जी उन्हें बाहर का खिलाती है और शहर घुमाती है। फिर आरुषि अपना पत्ता फेंकती है। बुआ जी, इस शहर में अब वो मजा नहीं रहा, क्यों ना हम कहीं बाहर का प्लान करें, जैसे शिमला। वहाँ बहुत अच्छी ठंडक होगी। शिमला? क्यों नहीं बेटा, अगर तुम लोगों की खुशी इसी में है तो हम कल ही निकलते हैं।
बुआ जी उन्हें शिमला ले जाती है। पूरे हफ्ते का सारा खर्चा, रहना, शॉपिंग सब बुआ जी की पेंशन और सेविंग से होता है। बच्चे और माधुरी खूब मजे करते हैं। वापस आते वक्त वो बुआ जी को उनके दरवाजे पर छोड़ देते हैं। रुक जाओ ना बच्चों, 2 दिन और रह लो। नहीं दीदी, अब घर की भी तो देख रेख करनी है, हम चलते हैं। जैसे ही वो लोग जाते हैं, बुआ जी अंदर जाती है। थोड़ी देर बाद उनका एक दूर का चचेरा भाई आता है जो पेशे से वकील है। क्या बात है दीदी, आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? बाहर से आ रही हो क्या? अरे बच्चों को घुमाने ले गई थी शिमला। शिमला गए थे हम सब, बहुत मजा आया। दीदी, मैं आपका वकील होने के साथ साथ आपका दूर का रिश्तेदार हूँ। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि क्यों आप अपने पैसे अपने भाई के बच्चों पर इस तरह बर्बाद कर रही हैं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं कि वो सिर्फ आपके पैसों के दीवाने हैं, आपसे प्यार नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्चे मुझसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं। और देखो, मेरा जो कुछ भी है आखिर उन्हीं का तो है। मेरे बात कौन ले जाएगा ये सब। अच्छा ठीक है दीदी, ये देखिए मैं कुछ पेपर्स लेकर आया हूँ। जिस पुश्तैनी प्रॉपर्टी की बात चल रही थी वो अब फाइनल होने वाली है। वो प्रॉपर्टी लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की है, लेकिन इसके लिए आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट और कुछ पुराने कागजात मिलना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना ये केस अटक जाएगा। हाँ, मैं उन कागजों को काफी समय से ढूंढ रही हूँ, पर वो मिल नहीं रहे। ढूंढ लीजिए दीदी, और मिलते ही मुझे बताना, मैं चलता हूँ। वकील के जाने के बाद बुआ जी तुरंत अपने सगे भाई सुरेश को फोन लगाती है। सुरेश सुन, तेरे जीजा जी के वो जो पुराने अलमारी में कागज पड़े थे ना, वो मिले क्या? एक बार घर पे भी देख लेना, कहीं मैं रखकर भूल तो नहीं गई। वैसे दीदी, इन कागज की क्या जरूरत पड़ गई? अरे एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी का मामला है, करोड़ों की जमीन है वो। वकील कह रहा था कि अगर वो कागज मिल जाए तो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। करोड़ों की प्रॉपर्टी? अच्छा ठीक है दीदी, मैं अभी घर में सब जगह ढूंढ लेता हूँ। सुरेश फोन रखता है और अपनी बीवी माधुरी को बुलाता है। माधुरी, दीदी का फोन था, जीजा जी के पुराने कागज ढूंढने हैं। दीदी कह रही थी करोड़ों की प्रॉपर्टी के सवाल है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम और बच्चे मिलकर ढूंढ लो। जैसे ही माधुरी बच्चों को ये बात बताती है, सबकी आंखें चमक जाती है। क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी? मम्मी जल्दी करो, ढूंढो, कहाँ है वो कागज। अगर वो प्रॉपर्टी मिल गई तो मैं अपनी खुद की लग्जरी कार खरीदूंगा। तीनों मिलकर पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। अलमारियां, पुराने ट्रंक, बिस्तर के नीचे सब जगह देखते हैं, पर कागज कहीं नहीं मिलते। शाम को बुआ जी का फोन आता है। सुरेश, मिले क्या कागज? दीदी, मैं माधुरी बोल रही हूँ, हमने पूरा घर ढूंढ लिया है पर कहीं कुछ नहीं मिला है। बुआ जी, अगर असली नहीं मिल रहे हैं तो क्या हुआ, हम नकली बनवा सकते हैं, आजकल सब सेटिंग हो जाती है। हाँ बेटा, बनवाना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगेगी। कोर्ट कचहरी और ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ेंगे। मेरी उम्र अब इतनी भाग दौड़ वाली नहीं रही है। कुछ नहीं होता बुआ जी, आप बनवा लीजिए ना, करोड़ों का सवाल है। बुआ जी अगले दिन एक सरकारी ऑफिस जाती है। वहां भीड़ और गर्मी देखकर वो परेशान हो जाती है। अधिकारी कहता है कि उन्हें 10 जगह जाना पड़ेगा और महीनों लगाने पड़ेंगे। बुआ जी घर वापस आकर सोचते हुए कहती है, मैं इतना भाग दौड़ मैं कैसे करूंगी, अकेले शरीर साथ नहीं देता। ऐसा करती हूँ, बच्चों को बुला लेती हूँ, वो यहाँ रहेंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। पर अगर मैंने प्रॉपर्टी की बात की तो शायद वो सोचे कि बुआ जी परेशान कर रही है। मैं बस इतना कहती हूँ कि मेरा मन नहीं लग रहा है। बुआ जी फिर से वीडियो कॉल लगाती है। हाँ बुआ जी, बोलिए। बेटा, मैं ये कह रही थी कि यहाँ मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। तुम लोग थोड़े दिन के लिए यहाँ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अरे बुआ जी, क्या बात कर रही हैं? मेरे एग्जाम आने वाले हैं, बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। और बुआ जी, मेरा भी ऑफिस का इंटरव्यू है, अब हम नहीं आ सकते। आप वहाँ अकेले मैनेज कर लीजिएगा ना। बुआ जी बहुत मायूस होकर फोन रख देती है। उधर ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। देख रहे हो मम्मी, बुआ जी अब काम से बुला रही हैं, अब वहां जाकर कौन उनकी सेवा करे। सही कह रही है, आजकल के बच्चे वैसे ही इतनी बिजी हैं। तभी सुरेश वहां आता है और उन सबकी बात सुनकर कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? बुआ ने हमेशा तुम लोगों को पैसे दिए, तुम्हारी हर जिद पूरी की। आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है और तुम लोग बहाने बना रहे हो। अरे आप तो चुप रही हैं। बच्चों का करियर ज्यादा जरूरी है या बुआ के चक्कर काटना? तुम लोगों को कौन समझाए, इंसानियत तो जैसे मर ही गई है तुम लोगों में। सुरेश गुस्से में बाहर चला जाता है। अगले दिन बुआ जी अपने आप से बातें करते हुए, कोई बात नहीं, अगर बच्चे नहीं आ सकते तो क्या, मैं तो खुद उनके शहर चली जाती हूँ। भाई का घर है, वहां रहूंगी तो काम भी हो जाएगा और बच्चों के साथ वक्त भी बीत जाएगा। अगले दिन बुआ जी अपना सामान पैक करती है और सुरेश के घर पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, माधुरी और बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं। अरे दीदी, आप अचानक यहाँ?
हाँ माधुरी, मुझे काम था सरकारी ऑफिस में, जो तुम्हारे इसी शहर के जिला दफ्तर में होना है। सोचा वहाँ अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम लोगों के पास रहूंगी। अच्छा आइए। बुआ जी के आने से घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। माधुरी और बच्चे अब उन्हें एक बोझ की तरह देख रहे हैं, क्योंकि अब बुआ जी से पैसे मिलने की बजाय उनकी सेवा करनी जो पड़ रही थी। अगले दिन बुआ जी सरकारी दफ्तर से वापस आती है और कहती है, माधुरी, मैं आज जिला दफ्तर होकर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि पेपर के काम के लिए मुझे अगले 10-15 दिनों में 2-4 बार तो आना जाना पड़ेगा। क्या? 15 दिन? बुआ जी, आप इतने दिन यहाँ रुकेंगी? मेरा मतलब घर में जगह की कितनी कमी है, आपको तो पता ही है। बेटा, बस थोड़ा सा काम है, हो जाए तो चली जाऊंगी। वैसे बुआ जी, उसे प्रॉपर्टी का क्या हुआ जिसके बारे में आप बातें कर रही थी? कुछ कानूनी लफड़ा हो गया है और वो कैंसिल हो गई है। अब उसके पीछे भागना बेकार है। अभी इन्हें सच बताना ठीक नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टी मिली नहीं तो ये बच्चे मायूस हो जाएंगे। जब तक काम पक्का ना हो जाए मैं चुप ही रहती हूँ। अगले दिन सुबह बुआ जी अंकित से कहती है, अंकित बेटा, मुझे आज थोड़ा सा काम है दफ्तर में, क्या तू मुझे अपनी बाइक पर छोड़ देगा? मुझे रास्ता नहीं पता यहाँ के। बुआ जी, मेरा कॉलेज है, मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है, मैं कोई फ्री नहीं बैठा हूँ। आप खुद ऑटो करके क्यों नहीं चली जाती? और हाँ बुआ जी, मैं देख रही हूँ कि सुबह से आपके गंदे कपड़े बाल्टी में पड़े हैं। क्या आप अपने गंदे कपड़े खुद नहीं धो सकती? बस बेटा, वो आज हाथ में थोड़ा दर्द था तो सोचा बाद में कर लूंगी। बच्चे ऐसा कहकर चले जाते हैं। बुआ जी अकेले कमरे में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब बच्चे वापस आते हैं तो बुआ जी कहती है, आरुषि बेटा, मेरा आज बहुत मन है कि हम बाहर जाकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएं। बुआ जी, इस बुढ़ापे में क्या आइसक्रीम खाओगी? दांतों में दर्द हो जाएगा, फिर आप मम्मी को परेशान करोगी और मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रही हूँ। दीदी, जब देखो तब बच्चों को परेशान करती रहती है। आपको समझ नहीं आता कि आजकल के बच्चे कितने बिजी रहते हैं। माधुरी ऐसा कहकर चली जाती है। बुआ जी उन सबकी बातें सुनकर बहुत उदास होती है। ऐसी ही रात होती है। बुआ जी माधुरी की आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, बहू, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, क्या तू थोड़ा सा तेल लगा देगी? तेल? बुआ जी, मैं तो खुद सारा दिन घर के काम में इतनी परेशान रहती हूँ, आपकी सेवा क्या करूँ? अपनी मालिश करना खुद सीखिए। ऐसा कहकर माधुरी वहां से चली जाती है। घर में बुआ जी की मौजूदगी अब सबको खटकने लगी थी। रात को जब सुरेश सो जाता है तब माधुरी, अंकित और आरुषि हॉल में कानाफूसी करते हैं। मम्मी, ये बुआ जी तो यहीं टिक गई हैं। अब तो इनसे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और ऊपर से प्रॉपर्टी भी हाथ से गई। अब इन्हें यहाँ रखने का क्या फायदा? सही कह रही है, अब तो ये बोझ लगने लगी है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये खुद ही भाग जाए यहाँ से। एक काम करो, इनसे बात करना बंद कर दो। जब इन्हें कोई घास नहीं डालेगा तो ये खुद ही बोर होकर अपने घर चली जाएगी। अगले 2 दिनों तक सुरेश को छोड़कर घर में कोई उनसे बात नहीं करता। कोई उन्हें खाने के लिए नहीं पूछता। शाम को बुआ जी के कारण पूछने पर आरुषि गुस्सा होते हुए कहती है, बुआ जी, आप आई तो थी ना 2 दिन के लिए, पर अब तो यहीं जम गई हो। आपको अपने घर की याद नहीं आती क्या? बेटा, मैंने कहा ना कि मेरा काम चल रहा है। कौन सा काम? और आपको हमारी परवाह भी है या नहीं? पिताजी वैसे ही कंजूसी करते हैं और आपके आने से घर का खर्चा और बढ़ गया है। किसी के घर इतने दिन कोई नहीं रहता, अब आपको जाना चाहिए। ठीक है बेटा, कल मेरा आखिरी काम है, मैं परसों सुबह चली जाऊंगी। अगले दिन बुआ जी सुबह जल्दी निकलती है और शाम को बहुत देर से वापस आती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और संतुष्टि थी। अगली सुबह जब वो घर के बाकी लोग सो रहे थे तो बुआ जी अपना बैग उठाकर चुपचाप घर से निकल गई। जब माधुरी सोकर उठी तो उसने देखा कि बुआ जी के कमरे का दरवाजा खुला है। आरुषि, अंकित, देखो बुआ जी चली गई क्या? सब दौड़कर कमरे में जाते हैं। वहाँ बेड पर एक बड़ा लिफाफा रखा था और उसके ऊपर एक लेटर। आरुषि लिफाफा खोलती है और जैसे ही पढ़ती है उसका चेहरा सफेद पड़ने लगता है। मम्मी, भैया, पिताजी, हमने बुआ जी के साथ बहुत गलत किया। क्या हुआ? पिताजी, ये पढ़िए बुआ जी का लेटर। मेरे प्यारे बच्चों और माधुरी, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे सिर्फ पैसों के लिए प्यार करते थे, पर मैं तुम्हें अपने सच्चे मन से प्यार करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं अनजानी थी। जब तुम बहाने बनाकर मुझसे पैसे मांगते थे तब भी मैं जानती थी ये तुम्हारा लालच है। जब तुम मुझे एटीएम कहते थे तब भी मैं सब सुन लेती थी, पर मेरे खुद के बच्चे नहीं थे, तुम ही मेरे सब कुछ थे। इसलिए मैं जानबूझकर बेवकूफ़ बनती रही ताकि तुम खुश रहो। ये क्या कह रही हैं बुआ जी? प्रॉपर्टी के बारे में मैंने झूठ कहा था कि वो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर काम ना हो तो तुम लोग मायूस हो जाओ। मैं तुम्हारे शहर में सिर्फ उस करोड़ों की प्रॉपर्टी का काम पक्का करवाने आई थी,
कल सारे कागज बन गए हैं और वो प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो गई है। इस लेटर के साथ मैं वही अटैच कर रही हूँ। मैंने वो सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों भाई बहन के नाम कर दी है। अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि प्यार तो मैं बिना पैसों के भी कर लेती हूँ, पर जहाँ आत्मसम्मान ना हो वहाँ रहना मुश्किल है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सुरेश की आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। देख लिया तुम लोगों ने, वो औरत जिसे तुम बेवकूफ समझते थे वो कितनी महान निकली। सब कुछ जानने के बाद भी उसने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। इतना निस्वार्थ प्यार मैं भी नहीं कर सकता था तुम लोगों से। हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें बुआ जी को रोकना होगा। हाँ चलो जल्दी से, वो स्टेशन पर होगी। सबके सब कार में बैठते हैं और पागलों की तरह रेलवे स्टेशन की तरफ भागते हैं। अंकित और आरुषि स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे हैं। अचानक एक बेंच पर बुआ जी बैठी नजर आ जाती है। वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। आरुषि और अंकित बुआ जी के पैरों में गिर जाते हैं और बुआ जी हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं आपके, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। बुआ जी हमें वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। उठो मेरे बच्चों, मैंने तो कल भी तुम्हें माफ कर दिया था और आज भी माफ कर दिया है। बुआ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। तो चलिए ना हमारे साथ वापस। नहीं माधुरी, माफ कर देना अलग बात है, पर घाव बढ़ जाना अलग। आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। बेटा, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब मुझे अपने घर जाने दो, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। ट्रेन की सीटी बजती है। बुआ जी अपना बैग उठाती है और ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाती है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। आरुषि और अंकित ट्रेन के साथ दौड़ते हैं, पर बुआ जी खिड़की से बस एक आखिरी बार हाथ हिलाती है और ओझल हो जाती है। पूरा परिवार स्टेशन पर खड़ा पछतावे के आंसू में डूबा रह जाता है।